आयुषी सुन पा रही हैं? हेलो। यस सर। ठीक, यस। ठीक ठीक। तो बायो सेवर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिज्म पाया जाता है। इस टॉपिक से पहले हमने दो टॉपिक पढ़े हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी मूविंग चार्ज पे या करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले फोर्स को बताते थे। यानी अब तक की कहानी में गिवन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर पे, और दूसरा कॉइल पे टॉर्क कितना लगता है। ये दो बातें हुई हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा, और वायर पे करंट कैरिंग वायर पे ILB साइन थीटा, और दूसरा मैंने क्या बताया कॉइल पे टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NIB साइन थीटा या म्यू बी साइन थीटा। ठीक है। और अब हमें ये बात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स या तो परमानेंट मैग्नेटिज्म है, वो डाया फेरो या बार मैग्नेट या अर्थ मैग्नेटिज्म, वो अगला चैप्टर है। अभी हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बातें करने वाले हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? मैथमेटिकल फॉर्मूला बायो सेवर्ट ने बताया। तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो मैंने एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा सेगमेंट यहां दिखाया है। इस छोटे से सेगमेंट आई का करंट ले जाने वाले वायर की वजह से कहां क्या असर होगा उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। तो क्या देखा यार कि वायर की लाइन में ठीक सामने अगर कोई पॉइंट है या ठीक पीछे कोई पॉइंट है, तो ठीक सामने वाले पॉइंट और ठीक पीछे वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। यानी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो, क्योंकि उस वायर की लाइन में है, और एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो, क्योंकि उस वायर की लाइन में है। लेकिन अगर ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर सेगमेंट हमने लिया है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। यानी आर डिस्टेंस हम तिरछी किसी डिस्टेंस में लेते हैं, इधर पी पॉइंट पे या इधर लेते हैं, तो कहां सबसे ज्यादा असर पाया जाएगा? 90 डिग्री पे। यानी इस जगह पर बी क्या होगा? मैक्स होगा। बी यहां भी होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना यहां पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना 90 डिग्री वाली डायरेक्शन पे है। ऐसा बायो सेवर्ट ने ऑब्जर्व किया और इसी के बेसिस पे अपना लॉ बताया। सोचिए एक बड़ा सा करंट कैरिंग वायर है, तो जो उसका लॉ है वो पूरे वायर का असर नहीं देता है। क्या असर देता है कि अगर इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन हम कंसीडर करें, इतना छोटा सा पोर्शन, और इस पोर्शन के इफेक्ट में किसी पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है। ये एक छोटा सा वायर है डीएल लेंथ का, ठीक है। तो इस डीएल लेंथ में जिसमें आई का करंट है, वो पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड असर देगा? मैं कह दूं कि वो असर डीबी है। वो डीबी किस पे डिपेंड करना चाहिए? क्या लगता है किस पे डिपेंड करना चाहिए? हो गया तो घर ही की बात है यार, बाद में देख लेना। अच्छा, मुझे लगा कि गालियां पड़ रही हैं तो तुम्हें मजा आ रहा है, इसलिए जो है इसलिए तुम अपना। तो यार पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पे डिपेंड करना चाहिए? ऑब्वियसली करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है तो करंट पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं यार ये लेंथ डीएल है, ये लेंथ, तो इस डीएल के मैं दो कंपोनेंट करने वाला हूं। एक ये कंपोनेंट, इसको मैं, अगर ये एंगल थीटा था तो डीएल के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं। एक डीएल आएगा एंगल से लगा हुआ, ये, इसको हम कह सकते हैं डीएल कॉस थीटा, और इस डीएल का एक कंपोनेंट ये आया है, ये आएगा डीएल साइन थीटा। मुझे बताओ यार डीएल का कौन सा कंपोनेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? यार मैंने अभी अभी बताया है कि अलोंग वाला लेंथ करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है, परपेंडिकुलर वाला लेंथ मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो इसका मतलब डीएल का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। यानी डीबी का लेना देना और किससे है? डीएल साइन थीटा से है। ज्यादातर फील्ड जो अब तक हमने पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, सब में एक कॉमन बात है कि डिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन क्या होता है? 1/r², जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। हर फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है।
तो इन सब चीजों से डिपेंडेंस है और इक्वालिटी लाने के लिए हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कांस्टेंट हमने पढ़ा था 1/4πε0, यहां आता है μ0/4π। ये k की जगह क्या है, μ0/4π। ठीक है, इसके अलावा I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये dB का स्केलर फॉर्मूला है। क्या ये बात इतनी हजम हो रही है? I पे डिपेंड करेगा, dl sin थीटा पे, और डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। k की जगह क्या है, μ0/4π, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक, तो अब यार ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी होती होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो हर बार की तरह डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने हमेशा राइट हैंड रूल का सहारा लिया है। अब तक जितनी डायरेक्शन बताई गई हैं उसमें हमने राइट हैंड का ही सहारा लिया है ना। इस टॉपिक में हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगा चुके हैं, जिसमें हमने फोर्स की बात करी थी, और अभी हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ड्यू टू करंट। तो तरीका क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सबसे पहले करंट के अलोंग हमें क्या रखना होता है, अंगूठा। वहां भी रखते थे, याद है पाम रूल में भी अंगूठा हम कहां रखते थे, करंट के अलोंग। वहां उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड ही लाना है नहीं, तो अब भी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में ही रखना है। रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, करंट के अलोंग उंगली रखना है, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है, एक फन बनाना है अपने हाथ में, ऐसे नहीं, नागिन वाला फन होता है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो करंट के अलोंग अंगूठा और पी पॉइंट पे जाके फन से डसने की कोशिश करना है। तो जो डसने की डायरेक्शन आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आवाज नहीं निकालना है, मतलब साइलेंटली डसना है। करंट इधर है, पी पॉइंट पे डसोगे तो कहां डायरेक्शन आ रही है, अंदर, तो वही मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली कहानी क्या है कि जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इस जगह निकालना है तो यहां डसो, लेफ्ट आ गई, इधर डसना है तो अंदर आ गई, इधर डसना है तो पीछे आ गई, इधर डसना है तो थोड़ा हाथ ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। यानी एक तरह से किसी वायर को सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी अगर ऐसा कोई स्ट्रेट वायर है तो उसको सराउंड करती हुई इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहती है। क्या समझ पा रहे हैं? तो वो डसने वाले रूल के हिसाब से काम करेगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड की पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, ये क्लियर है? आयुषी क्लियर है बात? आवाज सुनाई दे रही मेरी साहब? यही है आयुषी? ठीक, यस सर। सुन लिया है, समझ आ गई ये बात, आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्शन वाला अभी नहीं समझ। डायरेक्शन मैंने क्या बताया, जैसे अगर कोई करंट कैरिंग वायर ये है, ये करंट कैरिंग ऊपर वायर ले जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे ऐसे ये जो उंगलियों की डायरेक्शन होगी, उंगलियों की डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये करंट कैरिंग वायर ऊपर है तो यहां अगर बाहर निकालना है तो ऐसे आएगा, साइड में निकालना है तो ऐसे आएगा, अंदर आएगा। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बस इतना सा रूल है। ये करंट कैरिंग वायर था, तो करंट के लॉन्ग अंगूठा रखना, पी पॉइंट पे जाके डसोगे तो कहां आ रहा है, अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। क्लियर है? तो यार बायो सैवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे वायर की वजह से निकाल के बताई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करें और दो क्वांटिटी के एंगल, उनके बीच का एंगल आ जाता है, तो हम यार ऐसे फॉर्मूले को हमेशा किससे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन समस्या है कि ऊपर तो दो वेक्टर क्वांटिटी नजर ही नहीं आ रही। आई तो स्केलर क्वांटिटी है, डीएल को वेक्टर क्वांटिटी हम बनाने वाले हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डीएल लेंथ लिखा था और डीएल के दो कंपोनेंट किए थे, डीएल कॉस थीटा, डीएल साइन थीटा। ये तो तभी हो सकता है जब डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करे। तो यहां डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करने वाली है। डीएल वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा बताओ किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा डीएल और लाइन ज्वाइनिंग रेडियस के बीच का एंगल है। यार ऊपर रेडियस और होता तो काम बन जाता, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम जबरदस्ती ला देते हैं। क्या बताओ यार, ऊपर हम लोग आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। ये मैंने यार आर से ऊपर जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया सच दैट कि दो वेक्टर क्वांटिटी नजर आने लगे। क्या बता यार, यहाँ थीटा जो था ये किसके किसके बीच का एंगल था? ये थीटा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर था। तो यार डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा था। तो हम लोग इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। क्या तुम्हें पता है डीएल क्रॉस आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डीएल आर साइन थीटा होगा और नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब, है ना। और अब ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की ना सिर्फ वैल्यू देगा बल्कि डायरेक्शन भी देगा। तुम्हें पता है डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन, क्रॉस की डायरेक्शन कैसे तय होती है? अगर हम डीएल वेक्टर से आर की तरफ हवा करते हुए चलें तो अंगूठा हमेशा क्रॉस की डायरेक्शन देता है। पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ हवा करते तो अंगूठा डायरेक्शन देता है कि नहीं? वो क्या अंदर आ रही कि नहीं? तो यार आज हमने एक रूल तो पढ़ा है, कौन सा? डसने वाला, जो इजी है, और एक क्रॉस का रूल है जो बचपन से हम एक ही पढ़ रहे हैं। क्रॉस का रूल कभी नहीं बदलता है। क्रॉस का रूल क्या है? पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ चलो तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो वो भी अंदर आ रही कि नहीं? यार ये डीएल क्रॉस आर ही रखा गया है, इसकी वजह यह है कि ऑब्जर्वेशन ऐसा था। ऑब्जर्वेशन उल्टा होता तो आर क्रॉस डीएल डेफिनेशन होती। दुनिया में ऑब्जर्वेशन पहले आया कि फॉर्मूला? ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला, उसके आधार पे लिखा गया है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा यार, यहां पे एक बहुत लंबा सा वायर है, आई का करंट ले जा रहा है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0, क्योंकि हर छोटा टुकड़ा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा? 0। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? किसी वायर के अलोंग किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, 90 डिग्री पे होगी, यानी हट के होगी, वायर से हट के होगी। तो यार बायो सेवर्ट ने जो फॉर्मूला बताया है एक्चुअली में एक छोटे सेगमेंट की वजह से फॉर्मूला बताया है। अगर हमें बड़े सेगमेंट का लाना है तो हमें इस डीबी का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं इंटीग्रेट करके हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला ये याद रख लें, स्केलर फॉर्म। अब इसकी मदद से हम कुछ नए फॉर्मूले नए अरेंजमेंट के लिए लाने वाले हैं। देखो यार, छोटा सा वायर की मैग्नेटिक फील्ड तो हम नहीं यूज करेंगे, कुछ बड़े सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट शेप, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जगह जगह डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से लाते थे, यहां पर हम डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से क्या लाने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है। हर कोई अरेंजमेंट जो हमारे मन में आए वो जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड अरेंजमेंट हो और उसका कोई आसान फॉर्मूला हो। जिनका आसान है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना नोट कर लिया है तो आगे बढ़ जाए। नोट कर लिया है? हो गया, फोटो सेशन हो गया। एक सर्कुलर वायर की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि हमेशा हम लोगों ने किया है, किसी बड़े स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए हमें एक प्रोसेस बनाना होता है। तो मैंने प्रोसेस क्या बनाया है? थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने मैंने एक छोटा सा वायर लिया है जिसको मैं कह रहा हूं डीएल वायर। ये डीएल लेंथ का एक वायर लिया है, ठीक है। इस वायर के थ्रू क्या करंट पास कर रहा है और ये डीएल इस सेंटर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन देगा, नहीं? अच्छा बता, ये डीएल सेंटर पे अपना कंट्रीब्यूशन कहां की तरफ देगा? यार अगर मैं डीएल की वजह से कंट्रीब्यूशन निकालूंगा अंदर, और क्या ऐसे ऐसे डीएल 0 डिग्री से लगा के, क्या बताओ 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, क्या ऐसे पूरे सर्किल में 0 डिग्री से लगा के 360 डिग्री तक हर छोटा छोटा सेक्शन कंट्रीब्यूशन देगा? और क्या वो कंट्रीब्यूशन एक ही दिशा में है, अलग अलग है? जरा चेक करके देखो। क्या हर करंट कैरिंग सेगमेंट अगर इस तरह का करंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज,
तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आने वाली है यार? क्या हर सेक्शन अंदर कंट्रीब्यूशन देगा? तो अंदर आने वाली है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो वो अंदर कितना आएगा पहले हम इसकी वजह से लिख ले। बताओ यार, ये डीएल लेंथ का एक छोटा सा मैंने लेंथ सेगमेंट लिया है, इस डीएल लेंथ के सेगमेंट की वजह से कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी बायो-सैवर्ट के नियम के हिसाब से होगा। नियम क्या है? नियम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यार ये करंट कैरिंग रिंग है जिसकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगी। मुझे बता इस लेंथ कैरिंग सेगमेंट से ये सेंटर कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है। ये दूरी कितनी है? आर है। तो क्या आर स्क्वायर लिख सकते हैं? मुझे बताओ इस लेंथ सेगमेंट और ये जो सेंटर को लाइन ज्वाइनिंग है उनके बीच में एंगल कितना है? अरे 90 डिग्री है। ये लेंथ सेगमेंट ऐसा है और जो सेंटर को लाइन ज्वाइनिंग है वो कैसा है? 90 डिग्री पे। तो थीटा की जगह कितना आएगा? 90। यार इस डिफरेंशियल एलिमेंट में देखा जाए तो जैसे जैसे डीएल बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा? यार जैसे जैसे डीएल बदलेगा वैसे वैसे कुछ नहीं बदलेगा। क्या हर डीएल के लिए आई अलग अलग है या सेम है? यार एक ही करंट पूरे सर्कुलर लूप में चल रहा है, क्या हर डीएल के लिए आर सेम है या अलग अलग है? जब सब कुछ सेम है तो हम खुश हो सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता है, बस दिखाना पड़ता है। बता रहे पूरा बी सबसे अच्छी बात है एक ही डायरेक्शन में है और कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है तो सब कुछ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जब हम इंटीग्रल डीबी करेंगे तो क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर सब इंटीग्रेशन के बाहर। अंदर केवल क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ डीएल। तो अच्छी बात यह है कि यार हमने प्रोसेस तो सेट कर रखा था कि हम थीटा में लिमिट लगाएंगे, लेकिन हमें थीटा में कुछ लाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, सब कुछ डीएल से ही काम बना। बताओ अच्छा सारे डीएल का सम करोगे तो ये सारे लेंथ सेगमेंट का समेशन कितना आने वाला है? क्या ये सबको पता है? पूरे सर्किल के लिए पूरे डीएल का समेशन कितना आने वाला है? 2 पाई आर। तो मैं इस आंसर को बिना इंटीग्रेट किए सीधे लिख सकता हूं। इसका आंसर 2 पाई आर आने वाला है। एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। बी का आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। क्या ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, याद रहेगा? कोई दिक्कत है? कोई और दिक्कत है तो सामने डॉक्टर के पी चंद्रा है। तो मुझे बता यार, अगर मैंने पूरी रिंग के लिए ये प्रोसेस सेट किया है और इंटीग्रल ऑफ डीएल 2 पाई आर आया है, तो जब आधी रिंग के लिए ये काम किया जाएगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा नए तरीके से किया है, उसमें वो छोड़ दो, वो वाला काट दो, बल्कि इंटीग्रेशन चाहिए नहीं, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत कराई गई है। मुझे बताओ आधी रिंग अगर है तो कहां से स्टेप बदल जाएंगे? कहां से स्टेप बदल जाएंगे? यार क्या बताओ, इतने स्टेप तो यहां भी आएंगे और उसके बाद जब इंटीग्रल ऑफ डीएल करोगे तो बताओ आधी रिंग में इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब सारे डीएल 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 ऐसे ऐसे डीएल का समेशन कितना आएगा आधी रिंग में? पाई आर आएगा। तो बी का आंसर क्या आने वाला है? मैं जहां से बदला है कहानी वहां से लिख देता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यहां भी आएगा और इंटीग्रल डीएल की जगह हम क्या लिख देते हैं? आधी रिंग की लेंथ, और वो आएगी पाई आर। तो मुझे बताओ आंसर कितना आ गया? पाई पाई कैंसिल हो गया, ये आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4r। बहुत एक्सपेक्टेड आंसर है, कोई भी ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि पूरे वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो म्यू नॉट आई बाई 2r है, आधे वायर में वही करंट फ्लो करेगा उसी दूरी पे उसी सेंटर पे, तो आधा आंसर आना ही चाहिए। क्या ये बात सबको हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? सबको हजम हो गई है? ऑनलाइन वाले हजम हो रही है? पानी की बोतल लेके बैठे, हाजमोला लेके बैठे? ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तुम्हारा माइक सही काम किया, इससे पहले बड़ा धीमा आ रहा था। मुझे बता रही, ये पूरे सर्किल का है। पूरा सर्किल मतलब कितना एंगल? क्या 2 पाई एंगल पूरा सर्किल होता है? 2 पाई एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है? म्यू नॉट आई बाई 2r। तो पाई एंगल पे आधी आई है, इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड
एंगल के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जैसे जैसे एंगल बदल रहा है वैसे वैसे बी बदल रहा है। कम से कम इन दो एग्जांपल से तो बात यही समझ में आ रही है। तो अगर 2 पाई के लिए इतनी है तो किसी फाई एंगल के लिए कितनी होना चाहिए? यार वो यूनिटी मेथड लगा देते हैं कि यार 2 पाई एंगल के लिए इतनी है, तो बताओ यार यूनिट एंगल के लिए, वन एंगल के लिए या वन रेडियन के लिए कितना आएगा? 1/2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। तो किसी फाई एंगल के लिए वो आंसर आएगा फाई डिवाइड बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r। यार ये किसी फाई एंगल के आर्क, फाई एंगल के आर्क में अगर आई का करंट है उसका फॉर्मूला बन गया। यानी यार इस केस में बी का फॉर्मूला आया है फाई बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई। कौन सा आंसर सबसे ज्यादा जनरल है? यार ये आंसर सबसे ज्यादा जनरल है क्योंकि ये आंसर इन दोनों आंसर को एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे? मतलब आधा सर्किल मतलब फाई कितना? यार आधा सर्किल मतलब फाई कितना? पाई। अगर फाई पाई डालोगे तो देखो यार पाई से पाई कटेगा, एक 2 का फैक्टर नीचे आएगा तो वो आंसर आ जाएगा। पूरा सर्किल मतलब फाई की जगह कितना? 2 पाई। अगर 2 पाई डालोगे तो क्या ये आंसर आ जाएगा? तो सबसे ज्यादा पूरे स्क्रीन में अगर किसी को भाव देना है तो किसको देना है? मुझे लगा मेरा नाम लोगे, मैं भी तो स्क्रीन में था यार। चलो कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा इस स्क्रीन में अगर भाव देना है तो इसको देना है, सबसे ज्यादा मेरे को, फिर इसको। ठीक है, थैंक्स यार। कोई मिलता नहीं है तो मुझे कहलवाना पड़ता है। ये फॉर्मूला है ना। हालांकि फैशन में सबसे ज्यादा पता है कौन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए होंगे तो इस पे पूछे गए होंगे। ठीक है, तो फैशन और जनरल बातें अलग अलग चीजें हैं, है ना यार। फैशन भले ही अलग पांडे का चल रहा हो, शादी हुई है उसकी अभी अभी, लेकिन यार जनरलाइज्ड और फैशन में होना दो अलग अलग चीजें। नहीं मुझे नहीं बुलाया यार, मैं तो वेट करता रहा, फोन लेके बैठा रहा काफी देर, आए नहीं। हाँ भाई, यार भैया ऐसा आप जलाओ मत, ठीक है, नहीं बुलाया तो यार अभी तक हम लोग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देख रहे थे, और अभी मैं क्या कह रहा हूं, एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर ए से बी तक, ऐसा फाइनाइट वायर है, उस वायर की लाइन में तो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये क्या है, इसका टाइटल है फाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड। क्या गॉसिप चलती रहती भाई। बड़े आदमी के लिए पहले डॉक्टर तो बन जाओ यार, बड़े आदमी। अच्छा, नहीं तो फिर डिस्कशन जारी रखो, क्योंकि जब डॉक्टरी पक्की है तो डॉक्टरी के बाद क्या करना है उसकी तैयारी तो करना पड़ेगी। हाँ अच्छा, तो यार डी दूरी पर किसी पी पॉइंट पर वायर से हट के, या देखो यार ये दूरी मैंने 90 डिग्री के एंगल पे ली है, वायर से हट के 90 डिग्री पे किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, बी का फॉर्मूला हमें लाना है, क्या होगा यार, ये फॉर्मूला है। तो यार इसमें अल्फा बीटा क्या है जरा ये समझ लें। अगर पी पॉइंट से इस फाइनाइट, जब मैं फाइनाइट वायर कह रहा हूं तो इनका कहीं ना कहीं किनारा होगा, मैंने एक लाइन ज्वाइनिंग बनाई है जो कि 90 डिग्री पे वायर को पड़ी है, और इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ इस किनारे का एंगल कितना है अल्फा, और उस किनारे का एंगल कितना है बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है कि अगर गिवन पॉइंट से इधर का किनारा जोड़ा जाए तो वो मिड लाइन के साथ अल्फा एंगल पे है, और इधर वाला मिड लाइन के साथ, और ये मिड लाइन बेसिकली वायर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर्मूला। यार ज्यादा जनरल है इसलिए फेमस नहीं लग रहा होगा, ये थोड़ा सा देखा देखा नहीं लग रहा होगा। देखा देखा लग रहा है नहीं, अभी देखा देखा क्या है वो मैं बता देता हूं। सोचो कि यार ये एक इनफाइनाइट वायर है, मतलब यार यहां से
अलीगंज तक ये वायर गया है और इधर कहीं वो बाराबंकी तक, बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट वायर है और आई का करंट ले जा रहा है और यहां से डी दूरी पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ पी से दोनों किनारे जोड़ने के लिए मैंने इधर से एक लाइन भेजी और इधर से एक लाइन भेजी, जिनकी जिम्मेदारी थी किनारे तक पहुंचना। तो बता ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा? जैसे यहां अल्फा बीटा था तो वो अल्फा बीटा क्या यहां पर कुछ पर्टिकुलर आने वाला है, कोई बताएगा कितना? क्या देखो यार, ये लाइन अगर बाराबंकी तक जाएगी तो इसके पैरेलल ही नजर आएगी और पैरेलल नजर आएगी तो बीच वाली लाइन के साथ क्या ये एंगल 90 होगा कि नहीं? यानी अल्फा हमारा कितना आ गया 90, और ये वाली लाइन भी अगर वहां अलीगंज तक जाएगी तो इसके पैरेलल ही नजर आएगी कि नहीं? वहां कहीं कोने में जाके मिला है तो इसकी टिल्टिंग ना के बराबर होगी, तो बता बीटा भी कितना आएगा? तो बता क्या अब ये आंसर थोड़ा पर्टिकुलर हो गया, 90-90 का मामला, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वायर। तो यार इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आना चाहिए? बता इसी फॉर्मूले में हमें क्या कर देना चाहिए, अल्फा 90, बीटा 90 और साइन 90 कितना होता है 1, तो बता ये आंसर 1 + 1 2 आ जाएगा, बी का आंसर आएगा μ0I/2πd। क्या ये फॉर्मूला सबने देखा है? ये फैशन में चल रहा है, ये ज्यादा जनरलाइज्ड है और ये फैशन में चल रहा है, तो जो फैशन में चल रहा है जरूरी नहीं वो ज्यादा जनरलाइज्ड हो। ठीक है, तो यार एक तो मैंने इनफाइनाइट वायर के लिए बात कर ली है। सोचो यार ऐसा कोई वायर हो ऐसा जो एक तरफ तो अलीगंज तक जा रहा है और एक तरफ का किनारा उसका बस यही है, मतलब यहीं पर, ये बस बिल्कुल यही है, मतलब इस पॉइंट के ठीक ऊपर यही उसकी अंत है, ये यहां से कुछ डी दूरी पे है। तो क्या मुझे बता सकते हैं इस केस में अल्फा और बीटा क्या होगा? इस केस में अल्फा बीटा क्या होगा? देखो यार पी से अगर मैं इस कोने को जोड़ने जाऊंगा तो लगभग चिपक के लाइन आएगी और उस एंड को ज्वाइन करने जाऊंगा तो ये एंगल कितना आएगा 90 और ये एंगल कितना आएगा 0। तो क्या पी पॉइंट के लिए भी आंसर निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि एक तरफ बहुत दूर है और एक किनारा नजर आ रहा है, हालांकि ये भी इनफाइनाइट है भाई इनफाइनाइट का आधा करोगे तो वो भी तो इनफाइनाइट ही वायर है। तो कोई कई बार ये भी कह देता है इनफाइनाइट वायर है और उसके किनारे के नीचे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? नहीं, अरे भाई इनफाइनाइट का आधा क्या, अरे भाई अडानी मान लिया घाटा हो गया है तो क्या अडानी खत्म थोड़ी हो गया है? आज भी अगर वो अपने कपड़े झाड़ता होगा तो हमारे जैसे पैसे वालों के पैसे मतलब कम पड़ जाएंगे, उसके पैसे ज्यादा होंगे नहीं? हाँ, मतलब हमारे जैसे जो भी गरीब अमीर जो भी हैं उनके यहाँ ड्राइविंग करते होंगे। हाँ क्या देखो, तो क्या ऐसा होगा कि मैं अडानी के बराबर आ जाऊंगा? आई मीन अडानी नीचे आने वाला है। वो मेरे लिए बहुत दुखद दिन होगा यार, बहुत कष्ट होगा मुझे। हाँ नहीं भाई, अरे अडानी जब इतना गरीब हो जाएगा मेरे बराबर तो कहीं वो भी जॉब ढूंढेगा साथ में, तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे थोड़ा दया आएगी कि यार साथ में हम लोग हैं, और क्या कि उससे मैं फिर बोलूंगा यार कोचिंग का नहीं खोल ली उस समय तुम। तो बता यार बी का आंसर कितना आएगा पी पॉइंट पे? अरे बोलो यार, यार ऐसे दिन किसी के ना है, इसके लिए पढ़ाई करते रहो यार। μ0I/, बोलो, हालांकि उसने भी ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है, वो बताता है 4πd साइन अल्फा 0 बीटा 90 090। यह दुनिया में एक्चुअली सुपर रईसी हवा का ही है। किस बात की मेहनत है यार? चलो जितने भी सुपर रईस है कौन सी ऐसी मेहनत कर रहे हैं जो आम आदमी नहीं कर रहा है, बताओ? नहीं, किसी का भी बबल फूट सकता है कभी भी। तो यार साइन 0 + साइन 90 कितना आ गया 1, तो ये आंसर आएगा μ0I/4πd।
अच्छा खासा उसने अपना सेटिंग बना ली थी, अपनी कंपनी के शेयर खुद ही खरीदता था, शेयर की कमी पड़ती थी, भाव बढ़ जाते थे, कितना अच्छा सिस्टम बना रखा। तो मुझे तो बाद में पता चला भाई ऐसा कुछ भी होता है कि अपना भाव खुद ही बढ़ाने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू हर एक चीज का किसी को पैसा है कम से अरे मुझे बहुत सारे आइडियाज आ गए हैं, अब देखना क्या जल्दी मैं और शब्द है तो अडानी के आइडियाज अब इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मुझे मार ये नाम नहीं मैच करता ना, अभी उन लोगों ने नाम भी ऐसा रखा कि लगता है कि ये रईस होंगे। अभी यार मेरा नाम मान लिया मैं रईस हो जाऊं कल को, तो क्या कोई बोलेगा प्रवीण गुप्ता, तो लगेगा नहीं कि यार ये रईस। अलग पांडे अब लगने लगा सुनते सुनते। नोट कर लिया भाई लोग। ये एसबीआई का नुकसान हुआ, इसको तो सुन के तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पता है उसने क्या किया, मैंने अभी अपना पीपीएफ जो है, मैंने शॉप खरीदी तो पीपीएफ मैंने तुड़वाया, तो उसने बिना बताए मेरे से फॉर्म में साइन कराया और 10,000 रुपए काट लिए। अरे उसने कहा कि हम कर देंगे, आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट पे। तो भैया बताना तो चाहिए, इतने पैसे आपके कटने वाले। वो बोले नियम है, आप जल्दी निकाल रहे हैं तो कट जाएंगे। 10,000 रुपए, सोचो 1.5 लाख रुपए में 10,000 रुपए काट दिए। मैंने कहा पहले जैसा रिवर्ट कर दो, बोले अब नहीं हो सकता। मैंने फिर कंप्लेन करी, आरबीआई तक मेल किया, वहां से यही आया कि बैंक कुछ दिन में फॉलोअप लेगी। फिर बैंक का एक लेटर आया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अरे भाई लेटर का इंतजार, मैं चेक का इंतजार कर रहा था, वो लेटर आया सॉरी फॉर। तब से मैं सोच रहा था, बदुआएं लगती है भाई, बदुआएं ऐसी ही लगती हैं जब इतने लोग। और उसका एक ऐड और आता है, फर्जी लोगों से बच के रहो, ये कहो फ्रॉड होता है, होता। मुझे लगता था यार सबसे बड़े फ्रॉड तो तुम ही हो, और तुम फ्रॉड का ज्ञान दे रहे हो यार। इतना भरोसा उठ गया मुझे तो, बैंकों से भरोसा उठ गया, पैसा जमा करना मैंने बंद कर दिया, है ही नहीं एक तो। मतलब पैसे कमाना छोड़ दिया मैंने इस चक्कर में कि बैंक में जमा करना पड़ जाए। अभी ऑफर आया मेरे पास कि ज्वाइन कर लो, मैंने कहा नहीं, जब ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसे जमा करना पड़ेंगे, वो मुझे करना नहीं है। घर पे रख नहीं सकते यार, रिस्क है। तो इस चक्कर में मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं कि बैंक में जमा करना पड़ेंगे। जाने आने खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इतना पैसा कोई दे नहीं रहा है। एसबीआई को लेकर नहीं चलने दूंगा मैं यार, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, एसबीआई नहीं चलने दूंगा। एसबीआई ने बहुत मेरे साथ घोटाला किया। 10,000 रुपए यार, सोचो 10,000 रुपए में क्या नहीं हो सकता। मेरे 2 साल का एक फोन आ जाता है 10,000 रुपए में। ओके, सबसे बड़ी बात बताया नहीं। मेरा कहने का मतलब तुम खूब पैसे ले लो, लेकिन बता के लो ना यार, ये तो क्राइम हो गया ना कि बिना बताए। तो वो धोखाधड़ी जो होती है यही तो होती है कि आपने एक को नहीं बताया कितने पैसे कटने वाले हो, पैसे काट लिए। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं गलत काटे तो उसको रिवर्ट भी नहीं कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं जैसा पहले अकाउंट था वैसे कर दो, सब डिजिटल हो सकता है, लेकिन नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया था उस समय, मतलब मैंने बदुआएं मन में दी थी कि यार एसबीआई नहीं चलना चाहिए। देखो बदुआ टकरा, उस चक्कर में अब मोदी का क्या होता है, अडानी का, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बदुआएं दूंगा। ये होता है यार, किसी को अगर दिल से बददुआ दो तो लग जाती है यार। वो कितने 10,000 करोड़ की लगी भाई साहब, 10,000 के चक्कर में। हो रहा है। ये मैं निकाल के डालूंगा भाई, कहीं से निकले कल, ताकि उन्हें पता चले यार। तो यार ये करंट कैरिंग लूप है, और अब हम मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पे निकालने वाले हैं। एक्सिस समझते हो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड यानी कॉइल के सेंटर से पास करने वाली लाइन का नाम क्या है, एक्सिस। और एक्सिस इज अ बैंक ऑल्सो। तो एक्सिस के किसी पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो हम लोग यार इस पूरे लूप को कवर करने के लिए रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा वायर ले रहे हैं। वो वायर यार, उस वायर से अगर मैं एक लाइन ज्वाइनिंग बनाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस वायर के अलोंग करंट फिर
पी पॉइंट तक यहाँ अपना फन निकालना है, फिर पी पॉइंट पे डसना है। अगर हम डसेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। यार ये एक छोटे से सेक्शन का कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। क्या वायर ऐसे है, क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं? ऐसे वायर है और इधर कहीं डसना है, फन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, पूरा हाथ यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यार, ऐसा एक कंट्रीब्यूशन आया, ऐसे ऐसे हर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन लोगे तो क्या ऐसे ऐसे चारों तरफ आएंगे कि नहीं? यार ऐसे ऐसे वेक्टर्स चारों तरफ, आधा खुला हुआ छाता महसूस कर पा रहे हो? अगर पी पॉइंट पे आधा खुला हुआ छाता रख दे तो उसकी जो वायर्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती वैसे वेक्टर्स पूरे पी पॉइंट पे आएंगे। क्या विजुलाइज कर पा रहे? तो उनका नेट कहां आएगा? उन सारे वेक्टर्स का नेट कहां आएगा? क्या उन सारे वेक्टर्स का नेट अंदर की तरफ आएगा? बस मुझे यही बताना है कि ऐसे आधा खुला हुआ छाता के सारे वेक्टर्स अगर हम नेट निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? अंदर। यानी यार पूरे वायर का कंट्रीब्यूशन कहां आने वाला है? एक्सिस के अलोंग आने वाला है। कितना आने वाला है मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर आता है वो आता है, ओके, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। जो बी का आंसर आएगा वो आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये फॉर्मूला बहुत गंदा है, याद रखना आसान नहीं है? फिर मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूं। क्या तुम्हें याद है जब हम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आता था? हालांकि ऊपर का सीन बिल्कुल अलग है, वहां आता था के क्यू एक्स, और यहां कुछ अलग ही है यार, इसको मैं किसी तरह से रिलेट नहीं कर पाऊंगा। बस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, मैं रिलेट कर पा सकता हूं एक जगह से। देखो यार मैं क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर और 2 पाई से ऊपर और 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी समझ में आएगा यार कैसे? 2 पाई से ऊपर, अच्छा 2 पाई से ऊपर किया तो यहां 4 हो जाएगा ना भाई? अरे 2 तो पहले से था, इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यार ये आंसर थोड़ा सा तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा तो समझ में आए। क्या बता रहा, पूरे इस टॉपिक में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई उसी रोल में है, उसी रोल में है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था। तो ये तो कन्विंसिंग है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके अलावा क्या पाई आर स्क्वायर इंटू आई, तुम्हें याद है पाई आर स्क्वायर एरिया होता था, और आई इंटू एरिया को हम क्या बोलते हैं? यार आई इंटू एरिया का हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम दिया था। चलो यार, अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं, n नंबर ऑफ टर्न्स, मुझे बताओ अगर इसी कॉइल में एक टर्न था तो ये आंसर था, n टर्न कर दूं तो इसमें n और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जरा इतनी चीज को ध्यान दें, ये क्या NIA आया है? NIA क्या होता था? तो ये आ गया 2 म्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मैं एक फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, एक डाइपोल की एक्सिस पे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था K2P अपॉन आर क्यूब, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन के साथ होता था। एक्चुअली उसका फॉर्मूला यही होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर तुम आर के सामने, सॉरी आर के सामने, ओके यहां एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स के सामने इस आर को, वहां एल स्क्वायर था, ओके यार ऐसा है कि तुम्हें एक्सियल पोजीशन में अगर बताओ यार यहां पर एक्स आर के सामने बहुत लार्ज है, तो क्या एक्स के सामने आर निगलेक्ट किया जा सकता है? तो ये आंसर बन जाएगा एक्स की पावर क्यूब। तो ये 2p बाई आर क्यूब बन जाएगा कि नहीं? बस यार यही वो चीज है जिससे तुम्हें याद आएगा। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता था एक्सियल पोजीशन में K2P बाई आर क्यूब, या आर क्यूब या एक्स क्यूब। अगर एक्स दूरी, यहां एक्स दूरी है वहां भी एक्स ले ले तो एक्स क्यूब आएगा। तो यहां क्या है? उसी लुक में है कि नहीं है? खैर जिस लुक में याद रख पाओ, मुझे तो इस लुक में याद रहता है, उस लुक में हम मैच करा सकते हैं। यहां भी अगर बताओ अच्छा एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होता तो इसका आंसर आता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन एक्स क्यूब, आता कि नहीं? तो इससे कुछ लोग उसको याद कर लेते हैं, अरे ये फॉर्मूला पहचाना सा है, 2p अपॉन आर क्यूब। नहीं याद आ रहा है? इलेक्ट्रो में
K इंटू 2p/r³ एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था। तो एक्सियल पोजीशन कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये है एक्सियल पोजीशन। यार स्ट्रेट डाइपोल में तो एक्सियल का मतलब ही नहीं होता था, मतलब तो इसमें है। क्लियर है? नोट करें। हाँ भाई, ये फॉर्मूला क्लियर है। ये फॉर्मूला विद अप्रोक्सीमेशन ये है, विदाउट अप्रोक्सीमेशन ये है। कौन सा याद रखना चाहोगे? यार ये तो इसलिए याद आएगा क्योंकि एक डाइपोल जिसके सेंटर से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा होता था, तो ये याद आ जाना चाहिए। और अगर इससे उसको समझना हो तो बस तुम्हें इतना याद रखना पड़ेगा, r² + x² की पावर 3/2 होता है। कुछ और बोलूं? आगे बढ़े। एक्सिस पे बहुत देर रुक नहीं सकते क्योंकि एक्सिस भी बैंक का नाम है और मेरा दुख सामने आ जाएगा। हाँ नहीं, HDFC अच्छा बैंक है, उसमें मैंने कभी ज़्यादा पैसे नहीं रखे, खूब ट्रांजैक्शन किए हैं, बहुत अच्छी सर्विस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं ऐप में। मगर उसने मेरे से कभी ब्याज नहीं कमा पाया क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा रखा नहीं उसमें। हाँ क्या कह रहे हो? उसको एक्चुअली मेरे से शिकायत होगी, मगर वो कभी आया नहीं मेरे पास। उसको क्यों पता, उसकी शायद ज्यादा हो, वो मन में सोच रहा होगा अबे तो गरीब आदमी है। ये क्या है यार? ये सोलेनॉइड है, एक फाइनाइट सोलेनॉइड। यार गजब यार, तुम लोग इस एज में ये सब जानते हो, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। मैं बता दूं, 30 साल की उम्र तक हमें केवल बड़े गोल डिसाइड करना चाहिए। ये जो सेविंग अकाउंट के बारे में सोचते हैं, छोटी मोटी बचत के बारे में सोचते हो, ये सब 40-50 के बाद ठीक लगता है, जब क्या बड़े गोल सेट ही नहीं है। अभी छोटे छोटे गोल है कि 7% एनुअल मिल जाए। अभी यार मैं इस उम्र में यार छोटे मोटे गोल नहीं सोचता यार। देखो मैं इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, तो सोचो तुम लोगों को तो सोचने नहीं चाहिए। 7% से आदमी जिंदगी क्या काटेगा, है ना? और लाइफ में अगर कुछ ऐसा कर लिया जो यूनिक हो और दुनिया की नजर में आ गया, तो पता नहीं यार कितने टाइम्स एकदम में से मिल जाता है। एग्जाम्पल अलग पांडे यार, बात में यार, सही टाइम पे उसने सही डिसीजन लिया, सही मेहनत करी, सही तरीके से करा, आज दुनिया उसे जानती है। तो ये गोल होना चाहिए यार, इस एज में यही गोल होना चाहिए। किसी भी दिशा में आगे बढ़ो, किसी भी दिशा में, मैंने हर दिशा में मतलब जुनूनी लोगों को सक्सेस होते देखा है, जिनको पढ़ाई में अच्छा लगता था, जिनको नहीं लगता था, हर दिशा में जुनून होना चाहिए। मतलब तुम्हें लगता है नीट अगर क्वालिफाई करना है तो ऐसे डल बन के नहीं होगा, एकदम एकदम जिनके अंदर आग लगी होगी वही निकाल पाएंगे। वो आग दिखाई नहीं देती है, पता नहीं कितनी आग किसके अंदर लगी है। सोच लो यार, एकदम मतलब जिनके अंदर एकदम ह्यूज पैशन, दिन रात कुछ और दिखाई ना देता हो, समझ रहे हैं, वो 620-630 के ऊपर वाले होते हैं। और अगर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब अभी कुछ दिक्कत है। जिस दिन बाकी चीजें दिखना बंद हो जाए, बस एक ही गोल दिखाई दे, तो समझ लो अब हम सही रास्ते पे हैं। तो देख लो यार कि तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? अरे सर नॉलेज बहुत है सर, लेकिन कैपिटल वो बाद में आना ना यार, जैसे एग्जाम हो जाए तो मेरे पास आना है, सर मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना। मेरे पास बिल्कुल एक्चुअली नॉलेज नहीं है, बताना फिर। तो यार ये एक फाइनाइट सोलेनॉइड है, एक एंड पे अल्फा, एक एंड पे बीटा, इसके कॉर्नर्स अल्फा बीटा एंगल पे है। मैंने यार बीच में एक लाइन बनाई है, उस रेफरेंस लाइन से एक एंड अल्फा एंगल पे, एक एंड बीटा एंगल पे है। यार ये जो लाइन मैंने बनाई एक्सिस पे है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस। तो अब यार एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड क्या होगी? एक्सिस ऑफ रिंग तो समझ में आता है, अरे भैया ये पूरा सोलेनॉइड रिंग से बना है, तो हर रिंग की जो एक्सिस है वही इसकी एक्सिस है। और यहां पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूटर भी ये करंट कैरिंग रिंग ही है। यार इन सारी रिंग में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो क्या हर रिंग एक्सिस के अलोंग कंट्रीब्यूशन दे रही होगी कि नहीं? तुम्हें याद है यार, एक रिंग
अगर करंट फ्लो कराती है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां देती है? अंदर। नहीं यार, एक मैं चीज बताने वाला हूं, एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक और तरीका है। तुम्हें याद है यार, हम लोग एरिया वेक्टर निकाला करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो पिछले वाले टॉपिक में, टार्क वाले टॉपिक में। एरिया वेक्टर निकालने का तरीका क्या था कि हम हाथ को कर्ल करते थे करंट के लॉन्ग, तो क्या आ जाता था एरिया वेक्टर। मैं बता दूं, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में आता है। तो वो फॉर्मूला, वो जो मेथड है, वो दो जगह काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डसने वाला रूल बताया था, उससे भी तुम्हें समझ आ रहा है अंदर आएगा, और यहां कर्ल करके देखो तो भी कहां आ रहा है? अंदर। क्या समझ पा रहे हैं? बल्कि कर्ल वाला रूल यहां ना सिर्फ सेंटर पे, बल्कि सेंटर के बाहर यहां भी लगाओगे तो भी काम करेगा। क्या बताओ, बाहर के किसी पॉइंट पे एक्सिस के लॉन्ग होता है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड? अभी तो बताया। क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप की वजह से सेंटर पे भी होता है और एक्सिस पे भी होता है, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, अलोंग द एक्सिस होता है? ये बात सबको समझ आ रही? क्या यहां पे हर रिंग में करंट है, और हर रिंग अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रही होगी, और क्या अगल बगल के एक्सिस में भी तो दे रही होगी? जब सारी रिंग एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देंगी तो एक्सिस पे एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग का फॉर्मूला है, बट आमतौर पे थोड़ा बहुत एक्सिस के नीचे या थोड़ा बहुत ऊपर हम यही मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, क्योंकि ह्यूज करंट है तो अंदर सबकी मैग्नेटिक फील्ड जब अलाइन होगी तो अंदर एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये ज्यादा जनरल है, फेमस बिल्कुल नहीं है। जनरल है, फेमस। इसकी मदद से निकाला गया एक आंसर, यार ये फॉर्मूला तो यार गलत ही लिखा है। ये फॉर्मूला ये नहीं है, बल्कि फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बाई टू। फॉर्मूला सही कर ले यार, फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहां एन है नंबर, इसमें सही लिखा है ना, वर्क बुक में नहीं लिखा है, आगे कहीं लिखा होगा, देखो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे आगे दिख तो रहा है, यही लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यार स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई का करंट है तो बी का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है। मुझे बताओ, अगर एक सोलेनाइड इनफाइनाइट है, जिसको हम लोग आइडियल सोलेनाइड बोलते हैं, आइडियल सोलेनाइड है और उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मुझे बताओ कोई भी पॉइंट ले लो, बताओ यार अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा। अगर ये लॉन्ग सोलेनाइड है ना, तो अल्फा भी 90 होगा, बीटा भी 90 होगा, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया। तो बता रही, यहां साइन 90 डालोगे तो बी का आंसर क्या आ जाएगा? अरे यार म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 डालोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई। यार एक तो ये आंसर फैशन में चल रहा है, किसी सोलेनाइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाई टू। और दूसरा आंसर फेमस चल रहा है, फैशन में चल रहा है, कि लॉन्ग सोलेनाइड के कुन्ने पे, कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस जगह पर। बताओ, अगर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अल्फा कितना, बीटा कितना? समझ गया? 0 और 90। तो एट द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट सोलेनाइड बी का आंसर क्या आना चाहिए? क्या सब कोई लिख पा रहा है? वो आएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 0 प्लस साइन 90। तो बता, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ये आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। ये दो आंसर फैशन में चल रहे हैं, इनके रेशियो पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो बता, इनका रेशियो 2:1 बनाएगा कि नहीं, है ना? किसी सोलेनाइड के एक्सिस के अंदर या किनारे पे अलग अलग आंसर हैं। इनफाइनाइट ये भी है, इनफाइनाइट वो भी, सेमी इनफाइनाइट भी तो इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन अगर उसके कॉर्नर पे बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको सेमी इनफाइनाइट बोलने लगते हैं। क्या ये फॉर्मूला याद है? यार इन दो के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा नीट पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यार ये वाला जनरल तो है, बट ये फैशन में नहीं चल रहा है। बट इसकी मदद से दोनों लाए जा सकते हैं, या फिर तुम दोनों अलग अलग याद कर लो, जैसा चाहो। क्या याद करोगे? अलग अलग। बी का आंसर म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है, एक्सिस पे ये और कुन्ने पे आधा, ठीक है। कॉर्नर पे क्या होता है? आधा होता है।
एक स्ट्रक्चर होता है टोरॉइड, नाम सुना है टोरॉइड? ऐसा सोलेनाइड को अगर कोई घुमा के रख दे तो क्या बन जाएगा? इसी सोलेनाइड को घुमा के रख दे, इसी को ऐसे, तो क्या बन जाएगा? टोरॉइड। जब यार वही स्ट्रक्चर है तो इसके बी का फॉर्मूला भी वही होगा, मगर टोरॉइड एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है और सोलेनाइड आइडियली इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है। तो आमतौर पे सोलेनाइड के केस में स्मॉल एन दिया जाता है। स्मॉल एन मैं बता चुका हूं क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन टोरॉइड के केस में टोटल नंबर ऑफ टर्न कई बार दे दिया जाता है। जैसे मैं कह दूं ये आर रेडियस का टोरॉइड है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। तो बताओ ये टोरॉइड कितनी लेंथ का हो गया? 2 पाई कैपिटल आर। मैं कह रहा हूं यार चलो इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यार कैपिटल एन मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्न है, स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो पर यूनिट लेंथ के साथ 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या स्मॉल एन कैपिटल एन रिलेट हो गया? अब तुम चाहो तो स्मॉल एन जहां आया है उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? यार जहां स्मॉल एन आया है उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एन आई में आई इधर कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हो। तो यार इस फॉर्मूले का एक नया लुक आ जाएगा। ये लुक नया है क्या, फॉर्मूला नया है? फॉर्मूला वही, लुक नया। दिमाग में बैठा हुआ है यार। म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर, ये नया फॉर्मूला नहीं है बल्कि उसी से कन्वर्टेड है। तो कभी टोरॉइड को अलग से नहीं हैंडल करना है, बस इतना याद रखना है। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न 2 पाई आर में कैपिटल एन है तो कैपिटल एन स्मॉल एन रिलेटेड होगा, कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो सोलेनाइड याद रहेगा तो टोरॉइड याद रहेगा। टोरॉइड अगेन इज अ वेरी रेयर थिंग, ठीक है। टोरॉइड फैशन में नहीं चल रहा है, सोलेनाइड तक चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल आउट ऑफ द फैशन है, ये थोड़ा फैशन में है, और इससे पहले वाली चीजें काफी फैशन में चल रही हैं। तो इतने सारे रिजल्ट्स हमें रटना पड़ेंगे। कितने सारे रिजल्ट्स? जितने यहां नजर आ रहे हैं। किसने टाइप किया है? ओके, इसमें सही लिख नहीं रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं, जनता बताएगी। क्या यार, हिसाब किताब करने से नहीं मानोगे तुम लोग। तो क्या पता चला यार, बहुत समय पहले की बात है, 2009 की बात है। मेरे भाई ने शेयर पे पैसा लगाया, उसको कोई और बिजनेस अच्छा ही नहीं लगता था। उसका कहना था कि यार मतलब ये बिजनेस अच्छा है, सुबह शाम तक पैसा लगाओ, शाम को कुछ ना कुछ रिटर्न आ ही जाता है। इत्तेफाक से हफ्ता भर उसका सीधा चल गया। फिर अगले 2 हफ्ते में 20,000 गवा के उसने कहा बे यार ये काम बेकार है। फिर मैंने एक एनालिसिस करी, जितने भी शेयर वाले थे सबसे बात करना। तो अगर मैं 100 लोगों से बात करता था, 100 लोगों से, मतलब अब तक लाइफ में 100 लोगों से शायद बात किया होगा, तो 90 ने यही बताया यार घुसा ही है, पैसा निकला नहीं है। तो वही बात है कि वो 10 समझदार लोग बहुत कम होते हैं, 10% होते हैं। आज तक नेट में कितना बना? नेट में लॉस में था। तुम उसी बात को कंफर्म कर रहे हो जो मैंने 100 लोगों से रिसर्च करी है। तो यार ऐसा काम करना ही क्या है। तो हमारे टाउन में जुआ खेला जाता था। हमारे टाउन में जुआ खेला जाता था और मैं भी ठीक ठाक खिलाड़ी हो गया था।
मैं भी ठीक ठाक खिलाड़ी था, हालांकि कभी बड़ा नहीं खेला, छोटा खेलता था, मतलब 20 रुपए 10 रुपए ऐसे। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है कि ओवरऑल मनी कुछ लोगों के पास है, वो इधर से उधर से इधर सर्कुलेट करती है। शेयर मार्केट भी लगभग वही है। हाँ ओवरऑल ग्रोथ होती है उसकी, ये अच्छी बात है, नहीं ये लॉन्ग रन में थोड़ा बहुत फायदा होता होगा जनता को, बट यस तो उसमें क्या जहां पे इतना बड़ा रिस्क है तो वहां कहाँ यार इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं गजब है। तुम सही में यार मार्केटिंग में बहुत अच्छा करोगे, तुम एमबीए करो मार्केटिंग से। लॉस हो गया इसलिए ना? अरे मतलब मैंने शायद 3 घंटे में 5 में प्रॉफिट बनाया था। हाँ वही कुछ सीखा था वो पुट एंड टोटल नेट लगा था 10 पता नहीं क्या करता था। इधर वापस आ जाते हैं हम लोग यार, भैया हो गया बिजनेस हो गया यार, हम लोग वापस आते हैं। तो यार किसी सर्किल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। एक आर की वजह से क्या होता है यार, ये देख लो, अभी यही को अप्लाई करने वाला हूं मैं यार। एक आर की वजह से क्या होता है, रिंग के एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेट वायर फाइनाइट है तो क्या होता है, इनफाइनाइट है तो क्या होता है। ये वो फेमस फॉर्मूले हैं कि जिनसे बच के हम लोग एग्जाम में नहीं जा सकते। इतने फॉर्मूले तो कम से कम हमारे आदत का हिस्सा होना चाहिए, याद नहीं, आदत का हिस्सा होना चाहिए। याद होना और आदत का हिस्सा होना दो अलग अलग चीजें हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, गुड। ओके तो हम लोग कुछ कॉम्बिनेशनल स्ट्रक्चर, जिनको मैंने अप्लाइड स्ट्रक्चर नाम दिया है, उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताने वाला हूं। देखो ये होता है, ये होता है फोकस। अभी मैंने बताया नहीं, इसने 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। यही होता है, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। तुम लोग खाली टाइम पे शेयर डिस्कस कर रहे हो तो बता यार, इस आधी रिंग की वजह से यार देखो जरा, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया इधर, और इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने 2 स्ट्रक्चर ऊपर बनाए। एक्चुअली मुझे ये कराना है। कहानी क्या है, क्या एक अरेंजमेंट है जिसमें ये सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट और एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेंटर पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हें यार पहले तो इस वायर की वजह से पता होना चाहिए, इस पोजीशन पे। तो देखो यार वायर की वजह से उसी पोजीशन पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड तुमसे निकलवाई है। फिर एक सर्कल की वजह से पता होना चाहिए सेंटर पे क्या होती है ना। तो 2 वायर हैं और एक सर्कल है, तीनों का कंट्रीब्यूशन यहां सोचना है। चलो यार थोड़ा थोड़ा सोचते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे बताओ यार, आधे सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। बल्कि मैं क्यों बताऊं, देखो डिसाइड करो और लिखो, मैं देखने आ रहा हूं। ठीक है, यहां कितना आया, ये हो गया एक वायर का असर ना। ओके ओके ठीक ठीक सही है। बाकी जनता बताए। ठीक है, अब ये स्ट्रेट वायर की वजह से जिस पोजीशन पे मैंने पूछा है, ये दूरी आर ले लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आर ही यूज होना है। ये दूरी आर है, यहां क्या होगा, यहां क्या, सबको लिखना है यार, चाह कहां से देख के लिखना है खुद डिसाइड करो। लिखो भाई, यार ये नहीं चलेगा यार, अपना अपना होगा। अपने फोटो पलटो उससे देखो, अपने फोटो पलटो यार उससे देखो, जब फोटो खींचा है तो उससे देखो। दूसरे को रोक के आगे नहीं बढ़ना है यार, ये कंपटीशन भावना मत लाएं। चार लोग केमिस्ट्री वाले कौन कौन है, 5:30 पे सर आ रहे हैं। उसको यश को बोलना पड़ेगा ना।
मत लिया करो यार उसकी मौज, बेचारा दुखी हो जाता है। तुम ही लोग मिलके लेते हो यार जो भी है। हेलो यश का नाम रखा गया होगा तो कितना इनोसेंट नाम रखा गया है। उसको जो पोइम सुनाई जाती होगी जॉनी जॉनी तो कहता हो तो बोलता होगा यस पापा, जॉनी मत बोलो, यस पापा। भाई अभी सामने नहीं यार, तो कर सकते ना तो खुश होने के लिए, और क्या। लेकिन सामने सामने मत किया करो यार, बेचारा इनोसेंट बच्चा है। हालांकि वो कोशिश खूब करता है ड्यूड बनने की, मगर बन नहीं पा रहा। हाँ भाई बताए जरा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बताओ। म्यू नॉट आई बाई 4r। अरे भाई सर्किल का आधा है ना, यहां कितना आएगा? क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर है? अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था अल्फा कितना बीटा कितना। अरे बोलो यार। अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा 90 बीटा 90, तो बी कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0। अरे फॉर्मूला देखो, 4 पाई डी था कि नहीं था? तो साइन 0 हो गया 0, साइन 90 हो गया 1, तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। कितने लोग आ गया है? आयुषी आ गया तुम्हारा? ये अब मुद्दा है कि यहां तो 3 वायर है ना यार, एक स्ट्रेट वायर, इसका असर ओ पे अंदर आएगा, क्या इस स्ट्रेट वायर का असर कहां आएगा? यार फीलिंग पे आंसर मत दो यार, तुम्हें पता है कि तुम्हारी फीलिंग कितनी गड़बड़ होती है। मैथ्स लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, हैंड रूल लगाओ, पता इसका असर अंदर आ रहा है, डसो जरा इस स्टेट के लिए, डसो जरा, कहां आएगा? अंदर ही आ रहा है यार। तुम्हारा हाथ मोच ना खा जाए, मेरा नाम मत लगाना फिर। इधर ऐसे करंट रखना है बहुत इजी वे में, और यहां ओ पे डसना है। कहां आ रहा है? अंदर आ रहा है। क्या सेम सेंस पे आ रहा है? तो स्ट्रेट वायर का असर यहां डबल होने वाला है। और अच्छी बात यह कि इधर भी 0 और 90 का मामला है, नहीं है? और इधर भी 0 और 90 का मामला है। तो यार वायर का असर डबल होने वाला है। और एक रिंग है, रिंग कहां असर दे रही है जरा चेक करके बताओ, रिंग कहां असर दे रही है? ये भी अंदर दे रही है। यार एक सेंस में जब भी करंट होगा तो सबका एक ही आएगा। जब सब अंदर दे रहे हैं तो बस यहां पर जो असर आने वाला है वो बी आने वाला है, बी ड्यू टू सर्कुलर, बी ड्यू टू स्ट्रेट का डबल, इतना आंसर आने वाला है। तो यार सर्किल का तुम कितना लिख चुके हो? म्यू नॉट आई बाई 4r। स्ट्रेट का तुम क्या लिख चुके हो? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। और डी की जगह आर है भाई, डी की जगह भी तो आर ही है यार। क्या ये दूरी आर है कि नहीं है? और इंटू 2, कितने लोगों ने ये लिख लिया है? इतनी बात समझ में आ गई है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके दिखाओगे बिना किसी की मदद के, ये वाला। हो गया? एक मिनट, अगला ये लूप वाला, ठीक है? ये वाला जरा दिखाएं कैसे किया है। 1 0 1 ये 4 पाई ए की 2a, दूरी देखो जरा। अच्छा उसका डबल भी कर दिया है, ठीक है, इसीलिए कट गया है। और ये क्या है? 3 पाई 2 2 पाई। ओके सही है। और कोई? यार ये थोड़ा पहले तो ये वाला कर ले, उसका बड़ा सबसे बड़ा भाई ये है, पहले पिछला वाला कर ले, तभी मैं उम्मीद करता हूं अगला हो पाएगा।
यार देखो जरा, यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर ये है, इसका असर कहाँ आने वाला है? बाहर। इसका कहाँ आने वाला है? यार मैंने बताया ना, एक सेंस अगर है तो असर एक ही बाहर ही आएगा। तुम वरना जब भी लूप का मामला हो ना, तो लूप में ऐसे हाथ चला लो, उसका एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर। तो हर सेगमेंट का असर बाहर ही होगा, तभी एरिया वेक्टर भी बाहर, और जहां एरिया वेक्टर होगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी। बाहर आ गया यार। तो तुम्हें यार यहां पे एक वायर का सोचना चाहिए और उसके बाद इंटू 4 कर देना चाहिए। बहुत आसान है यार। इसमें जो B एट O आने वाला है, दैट B विल बी B स्ट्रेट इंटू 4। अब मुझे बस ये बताओ कि B स्ट्रेट, एक वायर सेगमेंट कोई भी सोच लो यार। चलो मैं ये सोच लेता हूं, इस वायर सेगमेंट ने O पे कितना असर दिया होगा, ये सोचो। इन सारे वायर की A दूरी दे रखी है यार, ये सोच लिया तो ही आगे बढ़ पाओगे यार। डिसाइड करो, फिर मैं बताऊं कि कहां गलती है, फिर आगे बढ़ो। अपने मन में जो भाव आ रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कॉपी पे, उसके बाद फिर गलती देखना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4πd फॉर्मूला होता है ना भाई, ये फॉर्मूला 4πd होता है, पहले फॉर्मूला सही लिखो। तुमने कोई और फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? देखो 4πd, अरे एलन ने मेरे से कॉपी किया है। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। अल्फा बीटा क्या रखा तुमने? जरा देखो ध्यान से, इस O से अगर मैं इस कॉर्नर को जोड़ूंगा और इस कॉर्नर को जोड़ूंगा, बीच में लाइन बनाऊंगा, ये इनफाइनाइट थोड़ी है। बताओ अल्फा बीटा क्या आने वाला है? क्या ये अल्फा 45 आने वाला है और ये बीटा भी 45 आने वाला है? गलती नहीं करोगे तो आगे दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग गलती करो। बहुत लोग ये 90 जवाब देते हैं पहले, क्योंकि तुम लोग गट फीलिंग पे काम करते हो। क्योंकि 2 बार क्वेश्चन में 90 आ गया तो इसमें भी 90 आएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो फिर तो बेकार हो गया क्वेश्चन, फिर तो इसका मतलब मैं ऑर्डिनरी पढ़ा रहा हूं। B स्ट्रेट इंटू 4 करना है, B स्ट्रेट इंटू 4। तो बता यार, B स्ट्रेट का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 45 प्लस साइन 45 इंटू 4। ये करना है यार। अभी भी यार जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। बताओ दूरी कितनी? D की जगह क्या लिखना है? D तो दिया नहीं ना क्वेश्चन में, तो बता यार ये दूरी यहां से यहां तक D जो है वो इस A का आधा होगा कि नहीं? तो D की जगह क्या लिखना है? A/2। ये भी एक गलती है जो लोगों की संभावना रहती है। सब कुछ सही करोगे तब नंबर मिलेंगे भाई। तो ये आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई, 4 म्यू नॉट आई बाई पाई A√2। कंफर्म करें, यही आंसर आया। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया? सही सही बताए। नहीं, डायरेक्शन में ही दिक्कत हो रही है। ये बताओ इस पे वो तो आ गया, ऊपर वाला नहीं आ रहा है। अब इतनी ऊपर हाथ कौन ले जाए? ऐसे करंट है? ऐसे का है, नहीं, है ना? ऐसे। चलो ऐसे करंट है और O पे जाके डसो, बाहर आ रहा है कि नहीं? पीछे से हाथ करके डसना है तो बाहर आएगा कि नहीं? यार कुल मिला के जब लूप हो जाए तो अलग अलग क्यों सोचो? जब लूप हो जाए तो ये रूल लगाओ, एक वायर हो, स्ट्रेट वायर हो तो ये रूल लगाओ। जब लूप आ जाए तो ये भी तो लगा सकते हैं, एरिया वेक्टर वाला। क्लियर है? चलो यार ये हो गया। तो अगला बताएं जरा, ये वाला कितने लोगों ने कर लिया है? यार इसमें देखो जरा, पहले तो कहां लाना है? O पे लाना है। O पे किसका किसका असर है? थोड़ा इजी करते हैं अपने आप को। B 2 चीजों का असर है, एक तो सर्कुलर वाले का और दूसरा ये जो स्क्वायर बना है उसका। नहीं, अब थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, हैंग ना हो। सर्कुलर का बताएं। सर्कुलर सेक्शन का O सेंटर है कि नहीं?
तो इस सर्कुलर सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अलग सोचना है, और इस स्क्वायर फ्रेम की वजह से, बल्कि वो भी स्क्वायर पूरा है ही नहीं, ये दो आधी साइड है, तो ऐसा है कि O पर ये स्क्वायर पहली बात तो उसका सेंटर नहीं है, तो हमें O पर कंट्रीब्यूशन देखने के लिए इसको अलग इसको अलग इसको अलग अलग सोचना पड़ेगा नहीं। तो पहले तो सर्कुलर का बता दे जनता, सर्कुलर का क्या होगा। सर्कुलर सेक्शन पहली बात तो ये पूरा नहीं है, कितने एंगल का आर्क है, ये कितने एंगल का आर्क है, ये 3π/2 का आर्क है। मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, 5/2π μ0I/2r, ये फॉर्मूला याद है। यहां फाई की जगह बस तुम्हें क्या रख देना है 3π/2, क्योंकि उसका एंगल 3π/2 है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मुझे बता यार, इस पूरे स्क्वायर सेगमेंट में AF की वजह से O पे फील्ड आएगी या नहीं। या देखो AF की लाइन में O है, और बायो सावर्ट की बहुत बेसिक बात में हमने ये कवर किया है कि ऐसे वायर की साइड में ऊपर हो चाहे नीचे हो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। बताओ अच्छा DC O पे मैग्नेटिक फील्ड देगा कि नहीं देगा। तो जो कहानी AF की है वही किसकी है, DC की, ना AF देगा ना DC देगा। क्या बात समझ में आ रही है। AB देगा कि नहीं देगा। तो यार AB जरा ध्यान से देखें यार, AB की वजह से यहां लाना है कितनी दूरी पे, पहले तो दूरी देखो, दूरी कितनी है 2a, और इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल कितना है, दो एंगल भी तय करना है यार ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, ये दो एंगल बताएं यार। एक एंगल तो 0 है और दूसरा एंगल जरा देखो, ये 2a है ये 2a है, 45 होगा। तो यार ये स्ट्रेट वायर का आंसर आने वाला है μ0I/4πd, और sin 40π + 0 यानी ये 1/√2 आ जाएगा। और ऐसे ऐसे दो सेगमेंट है ना यार, एक ये है और जो कहानी इसकी है वही कहानी। और दूरी कितनी, दूरी 2 है। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई है। जल्दी से फोटो ले ले। तो आगे वाले 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से करें। कहाँ निकाला है? अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका भी ठीक है। ओके, बताएं जरा यहाँ इस लूप की वजह से एक्सप्लेन कैसे। स्ट्रेट सेगमेंट 0 देगा और सर्कुलर लूप पहले तो बताओ, करंट का एरो तो मैंने दिखाया ही नहीं है सर्कुलर लूप में। यहां से आई आ रहा है, यहां से जा रहा है, तो लूप से होके जा रहा होगा। अब एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो एक ही करंट सर्कुलेट नहीं करेगा, बल्कि यहां से जाने वाला करंट 2 हिस्सों में स्प्लिट करेगा। यार ये बनी बात है कि अगर 2 एक जैसे रास्ते मिलते हैं तो क्या यहां I/2 जाना चाहिए और यहां भी I/2 जाना चाहिए। तो यार ये मामला पहले जैसा नहीं है। इस बार ये पूरा लूप एक ही सेंस का करंट नहीं फ्लो करा रहा है। देखो जरा, ये आधा लूप एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आधा लूप कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो क्या लगता है
O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होगी। कारण यार ये वाला आधा वायर अपना असर बाहर देगा, तो ऊपर वाला आधा वायर अंदर देगा, और क्योंकि करंट सेम है, रेडियस सेम है, तो बी भी सेम ही होगा। इसके अलावा बचा हुआ ये वायर, क्या ये वायर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है? यार ये तो बेसिक्स के ही खिलाफ है। वायर की लाइन में कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये कैंसिल कर देंगे, तो नेट क्या हुआ? 0। यार इस स्ट्रेट वायर की वजह से 0, दूसरे स्ट्रेट की वजह से 0 है, और सर्कुलर वायर की वजह से आउट होगा और इन होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो असर क्या आएगा? 0। आउट कितना आएगा? आधी सर्कल का μ0I/4R होता है, ये आएगा, और बाकी बचे हुए का μ0I/2/4R, दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? ये बात समझ आ गई है? एक करंट आई ऐसे आ रहा है और यहां से जा रहा है, इस बार ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्या लगता है, इस बार 0 होगी या नहीं? तो यार जब मैं पहली बार पूछता हूं क्या लगता है, इस बार 0 होगी कि नहीं? अंदाजा लगाओ, ये जो बोला है इसको समझा, इसमें हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस बात उसने बोली है। तुम बताओ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा या अलग अलग? हाँ बोलो यार। एक वायर लंबा है, एक वायर छोटा है, तो जो वायर लंबा उसका रेजिस्टेंस भी, यार हम अब ये तो एज्यूम करेंगे कि सब एक ही जैसा वायर है, तो जो वायर लंबा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसमें करंट, यार वायर लंबा है मगर इसका जो I2 होगा वो इस I1 से कम होगा। क्या अलग-अलग तो मैंने भी नहीं, बस उसने टेक्निकल टर्म बोला था, अलग अलग तुमने बताया था। हाँ और क्या बताया नहीं था। चलो मुझे आंसर चाहिए ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का, क्या बताया क्या नहीं बताया डजेंट मैटर, मुझे आंसर चाहिए ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसको बताओ क्या बताया तुमने? 0 होगी कि नहीं होगी? तुमने बताया ना कि 0 नहीं होगी, यही सब लोग बताते हैं, इसका आंसर 0 आने वाला है। यस हाँ एक्चुअली क्या है तुम्हें पता है, ये और ये दो ब्रांचेस हैं और दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में जो करंट होता है क्या बता रहे, वो करंट आर के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, और आर लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। क्या देखो, इसका एंगल फाई है तो यहां का करंट इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा नहीं, और इसका करंट इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। तुम्हें ये दिख रहा है कि I1 और I2 का जो रेशियो होना चाहिए वो एंगल के इनवर्स रेशियो में आना चाहिए, यानी I1 के करस्पॉन्डिंग आएगा 2π - φ और इधर आएगा φ। करंट ऐसे रेशियो में होंगे, ठीक है। तो बताओ I1 और I2 क्या होगा, तुम्हें याद है, अगर रेशियो पता हो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का सम, या देखो इस रेशियो और इस रेशियो का सम करो जरा, देखो φ खत्म हो जाएगा, ये रेशियो का सम 2π आएगा नहीं, और फिर ऊपर वाले में 2π - φ है तो I1 ये आएगा, और I2 बता, दोनों रेशियो का सम आएगा 2π और इसमें φ है तो इसका I2 ये आएगा। याद है, रेशियो का सम और उसका रेशियो, उससे करंट डिसाइड होता था। यार ये करंट अलग अलग आए हैं, ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, तुमसे कोई पूछे कि इस I1 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो तुम लिखोगे B1 बराबर φ/2π μ0 I1/2R। यार ये फॉर्मूला याद है, φ/2π याद है। B2 क्या लिखोगे, B2 मतलब इसकी वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, इसका एंगल μ0 I2/2R, यही लिखोगे कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखें जरा, I1 में 2π/φ है, ऊपर 2π - φ है, और I2 में क्या है, φ है, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है, और एक का असर बाहर
और एक का असर अंदर है, तो कैंसिल होके बी नेट क्या बन जाएगा, 0। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी भूल जाओगे तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये बहुत रेयर डिस्कशन, बहुत इसी पर्टिकुलर के लिए बना है कि यार ये वायर लेंथ अलग अलग भी हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगी, क्योंकि ये आर्क छोटी है, करंट बड़ा है, और वो आर्क बड़ी है, करंट छोटा है, इसलिए कॉम्पनसेट हो जाता है, मामला बी क्या आता है, 0। इस फीलिंग से आंसर शायद रिकवर हो जाएगा। रिकवरी प्लान हर चीज का होना चाहिए। अगर तुम मान लिया इसका रिजल्ट नहीं रट पा रहे हो तो पूरा मेथड पता हो, और रिजल्ट रट पा रहे हो तो तुम्हें क्या भरोसा कि ये तुम रिजल्ट रिकवर याद रख पाओगे। तुम्हें अपना रिकवरी प्लान सोचना पड़ेगा कि कैसे हम रिकवर कर पाएंगे। तो तुम पहले सोचोगे कि यार देखो यार ये करंट बराबर होंगे कि नहीं, तुरंत ख्याल आएगा, तो तुरंत ध्यान आएगा नहीं यार जहां बड़ी लेंथ होती है वहां करंट कम होता है, और बड़ी लेंथ होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड कायदे से एंगल के प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं, तो एंगल का कंट्रीब्यूशन बड़ा है बट करंट का कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पनसेट हो जाएगी। तो रिकवरी प्लान, एक मैंने मूवी देखी थी कि एक साइंटिस्ट कई बार फंस जाता है कहीं लोगों के बीच में, जहां उसको बिना चाहते हुए ऐसी डिस्कवरी करना पड़ती है जो फ्यूचर में इंसान के लिए खतरा हो सकती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता था और उसको एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया था कि वो बाद में भूल जाएगा, मतलब वो उसके बाद भूल जाएगा कि उसने क्या किया इस दौरान। तो वो अपने नाम पे एक पोस्ट करता है अपने घर, वहीं से कंपनी में रहते हुए, क्योंकि वो प्रोसेस देखता होगा कि यहां से पोस्ट चले जाते हैं, तो अपने ही नाम पे पोस्ट करता है। जब वो पूरी रिसर्च हो जाती है, उसको वो लोग छोड़ देते हैं बाहर, इंजेक्शन वापस लगा के उसकी सारी याद मिट जाती है, तब उसे एक पार्सल मिलता है उसी का भेजा हुआ। हाँ, तो वो उस पार्सल से और अपनी कैरेक्टरिस्टिक की मदद से सब कुछ रिकवर कर लेता है। मतलब क्या है, लॉजिक क्या है मेरे कहने का, कि तुम्हें समझना चाहिए कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ज्यादातर लोगों की कैरेक्टरिस्टिक लगभग एक ही जैसी होती है, तो अपने नेचर के हिसाब से तुम्हें अपनी कड़ियां बताना पड़ेंगी, किन किन कड़ियों को याद आने से हमें सब कुछ याद आ जाएगा। नहीं तो वो अपने आप पे डीप रिसर्च करता है पहले कि मैं क्या कब किस सिचुएशन में क्या सोचता हूं, ठीक है, और अपना पार्सल इसी हिसाब से भेजता है कि ये मेरे पास आएगा तो मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा, और सब कुछ अपनी आदत के मुताबिक करता जाता है और रिकवर कर लेता है। नहीं तो हर चीज के रिकवरी प्लान में इसीलिए बताने के लिए कहता हूं कि भूल जाओ तो तुम्हें अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपने रिकवरी प्लान बनाना चाहिए। क्या लॉजिक समझ रहा है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी का मैसेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर है? तो हर एक के लिए अपने नोट्स अपनी आदत के हिसाब से होना चाहिए, जरूरी नहीं सबके नोट्स एक हो। तो अगर मैं अपने नोट्स बहुत जनरलाइज चीजें लिखता हूं, बहुत हर चीज कोशिश करता हूं ना लिखूं, और जिनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं तुम लोग क्लास से अपना नोट कर लेते हो, है ना। सॉल्विंग कभी नहीं लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है इतने के बाद फिर डायग्राम वायग्राम बना दिए, इसके बाद बाकी सब तुम्हें खुद करना चाहिए। खैर, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, अभी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है।